नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। चंबा डिस्ट्रिक्ट आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारे चंबा में इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहने वाला है वो हिस्ट्री ऑफ चंबा। चंबा का इतिहास हम डिस्कस करेंगे और चंबा का इतिहास दो पार्ट में रहने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाएं और चंबा का इतिहास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबा स्टेट, चंबा का मुख्यालय चंबा में है। ठीक है, जनसंख्या हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 5,18,844 और क्षेत्रफल है 6,528 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन रियासतों में से एक आती है जिसकी स्थापना 600 एडी में या संभवतः 550 एडी से भी पहले मानी जाती है। ठीक है, अपने चरम विस्तार पर इसमें शामिल थे रिहिलू रिहिलू क्षेत्र, जो कि बिरबल की जन्मभूमि भी मानी जाती है, आज कांगड़ा के पास है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके जो इम्पोर्टेंट पालम क्षेत्र आ गया। ठीक है, और जो कि आपके धौलधार के दक्षिण में और बंगाल, ठीक है, पार्डर और भद्रुआ आदि जो कि चिनाब घाटी के इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर का पार्ट आता है। ठीक है, दीज आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ चंबा। ठीक है, शासकों की बात करें तो सूर्यवंशी राजपूत वंश से संबंधित रखते हैं। यहाँ के रूलर जितने भी हैं वे स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते थे जो अयोध्या से कल्पा आए हुए थे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ चंबा। ठीक है, चंबा के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले बात करेंगे सर अलेक्जेंडर कनिंगम्स। ठीक है, जो जनरल कनिंगम थे 1839 में चंबा की यात्रा करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट करें। ठीक है, और उन्होंने किस चीज का अध्ययन किया था? ठीक है, उन्होंने मेरली लक्ष्मण देवी मंदिर जो कि भरमौर में स्थित है उसका इंपॉर्टेंट क्या किया था, इन्होंने एग्जामाइन किया था। ठीक है, अध्ययन किया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कनिंगम ने सरोल सरोल एक क्षेत्र पड़ता है चंबा में, और लचोरी, ठीक है, जो कि चंबा के इंपॉर्टेंट प्लेस है, में मिले इंडो ग्रीक सिक्कों का भी अध्ययन किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाती है कि कनिंगम ने चंबा में किस चीज से रिलेटेड अध्ययन किया था। उनके कार्य से भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना में सहायता मिली थी। ठीक है, भूरी सिंह जो संग्रहालय है म्यूजियम में, वो 1908 में वो राजा भूरी सिंह ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उसमें भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान कनिंगम का भी देखा जाता। बात करते हैं इंस्क्रिप्शन एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख। ठीक है, तो शिलालेख, गुण, ठीक है, गुण, देवी कोठी, पोदार और त्रिलोकीनाथ, ठीक है, में राणा ठाकुरों का उल्लेख देखने को मिलता है। ये कुछ रॉक एडिक्ट्स है जो चंबा से पाए जाते हैं। देवी कोठी, पोदार हो गया, त्रिलोकीनाथ, यहाँ से कुछ पत्थरों के ऊपर लिखे गए, ठीक है, कुछ लेख मिले हैं। ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो ठाकुर और राणों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, प्रतिमा लेख यानी कि इंपॉर्टेंट इमेज इंस्क्रिप्शन, यानी कि कुछ मूर्तियों पर लिखी गई बातें। मूर्तियों पर सबसे प्राचीन राजा मेरू वर्मन का नाम मिलता है जो कि 700 समय के आसपास के राजा माने जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं बराड़ू वाले लक्ष्मीनाथ, ठीक है, जो बराड़ू क्षेत्र पड़ता है वहां पर। ठीक है, वहां के इंपॉर्टेंट लक्ष्मी नारायण, हरिराय और गौरी शंकर मंदिर, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो मूर्तियां बनी हुई हैं उनके ऊपर भी प्राचीन राजाओं के बारे में बात देखने को मिलती है। ठीक है, ताम्रपात्र यानी कि कॉपर प्लेट की बात करेंगे। भूमि अनुदान, वो प्रशासन से संबंधित अभिलेख है, यानी कि जो कॉपर प्लेट्स यहाँ पर मिलती हैं वो, ठीक है, किस चीज के बारे में बताती हैं? ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ लैंड ग्रांट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है। ठीक है, स्क्रिप्ट यूज्ड इन चंबा इंस्क्रिप्शन, चंबा के अभिलेखों में कौन सी लिपियां या कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो गुप्त लिपि। सबसे प्राचीन अभिलेख 7वीं शताब्दी पनाली नाला और परोली, ठीक है, परोली गाला में मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो गुप्त लिपि में लिखे गए हैं, यानी कि ओल्डेस्ट जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो गुप्त काल में जो स्क्रिप्ट यूज की जाती थी उसका प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ शारदा लिपि का प्रयोग भी देखने को मिलता है पंजाब की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में। 8वीं शताब्दी से आज भी कश्मीर में प्रचलित है शारदा लिपि। ठीक है, और टांकरी और नागरी लिपि,
ठीक है, अपेक्षाकृत नवीन अभिलेखों में पाई गई हैं, यानी कि इनिशियली जो चंबियाड़ी बोली है उसको ठीक है, उसका उद्गम ही यानी कि वो इम्पोर्टेंट टांकरी लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है, तिब्बतन लिपि देखने को मिलती है, कभी कभी चंबा के अभिलेखों में प्रयुक्त की जाती थी तिब्बतन लिपि भी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ चंबा में शिलालेख की बात करते हैं। शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखे गए लेख। ठीक है, रावी घाटी शिलालेख साधारण नकाशी देखने को मिलती है, सीधा साधा डिजाइन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, चुरा घाटी से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो रॉक एडिक्ट्स हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इनको रॉक एडिक्ट्स आप बोल सकते हैं, शिला की जगह आप रॉक एडिक्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ी बारीक नकाशी देखने को मिलती है, जो आपके प्रतीकात्मक आकृतियां और सजावटी पैटर्न इन यहाँ के शिलालेखों में देखने को मिलता है। बात करते हैं वंशावली की, चंबा के शासकों की वंशावली, जिन्हें सूर्यवंशी राजपूत माना गया है। ठीक है, अयोध्या से आए हुए हैं ऐसा मानते हैं खुद को, भगवान राम के वंशज मानते हैं और अयोध्या से कल्पा आए थे। ठीक है, हम पहले ही इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है, वंश के नाम विवरण और ऐतिहासिक घटनाएं उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वंशावली। और बलभद्र बर्मन के शासन 15वीं शताब्दी थी, पुरोहित रमापति व सुरानंद द्वारा लिखी गई थी। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बलभद्र के शासन काल में जो पुरोहित रमापति हुए और सुरानंद हुए, उनके द्वारा भी कुछ बातें लिखी गई हैं वंशावली के ऊपर। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स, कोल जनजाति सबसे पुरानी जनजाति पाई जाती है के प्रमाण देखने को मिलते हैं, बाद में खशों द्वारा वश में किए गए थे। तो इनिशियली कोल जनजाति चंबा में रही, बाद में इनके ऊपर खशों ने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। औदुंबर, ठीक है, औदुंबर इंपॉर्टेंट है, एक पहली से दूसरी शताब्दी में चंबा में औदुंबर देखने को मिलते हैं। पूर्वी पंजाब के गणराज्य जनजाति शिव के उपासक थे ये। ठीक है, यानी कि ईस्ट पंजाब में औदुंबर ट्राइब्स देखने को मिलती हैं फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में, जो शिव की पूजा करते थे। हर्षवर्धन, जो कि जिनका कार्यकाल 606 से 47 रहा, के साम्राज्य में भी सम्मिलित हुआ करता था चंबा। ठीक है, चीनी यात्री हेनसंग का जिक्र तो हमेशा कुल्लू में भी हमने पढ़ा। ठीक है, लाहौल स्पीति में भी पढ़ा। ठीक है, तो चीनी यात्री हेनसंग भरमौर प्रमुख आए थे, यानी कि 632 के आसपास इन्होंने इंपॉर्टेंट विजिट किया था, हम पहले ही कुल्लू में डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने भी चंबा के भरमौर की यात्रा करी थी। कल्हण की जो किताब है राजत रांगिणी, ठीक है, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। ठीक है, तो कश्मीर कनेक्टेड है जम्मू चंबा से, तो चंबा के बारे में भी कल्हण अपनी राजत रांगिणी किताब में लिखते हैं। ठीक है, उनके अनुसार चंबा नगर की स्थापना साहिल बर्मन की पुत्री चंपावती के द्वारा की गई थी, जो राजत रांगिणी किताब में लिखा गया है। नगर का नाम चंपावती रखा गया। ठीक है, देवी चंपावती को समर्पित मंदिर भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है, राजा साहिल बर्मन की पुत्री हुआ करती थी चंपावती। कॉइन्स की बात करें तो यहाँ से कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चंबा के सिक्के मुख्यतः तांबे से बने हुए थे, पारंपरिक चांदी सोने के सिक्के वहां पर नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, मूल्य तांबे के सिक्का, जिसको चकली कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 चकली एक आने के बराबर था, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो चकली सिक्का है उसका संबंध किस रियासत से, तो चंबा से। ठीक है, और साहिल बर्मन के कार्यकाल में चकली बहुत मात्रा में प्रयोग हुआ था। ठीक है, तांबे का सिक्का हुआ करता था। त्रिशूल चिन्ह अधिकांश सिक्कों पर त्रिशूल व नागरी लेख में मिलता है, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो औदुंबर जाति थी उनके जो सिक्के थे उनके ऊपर त्रिशूल का चिन्ह देखने को मिलता है और देवनागरी लिपि में उसमें लिखा जाता है। ठीक है, प्राप्त स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अर्की और उन्ना से प्राप्त हुए हैं 1969 में। लाचौरी जो चंबा का क्षेत्र 1970 में प्राप्त हुए हैं, और 1974 में चंबा के सरोल से भी, ठीक है, चकली जैसे सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ चंबा, चंबा के प्रसिद्ध रूरल सबसे पहला नाम आता है राजा मारू। ठीक है, राजा मारू प्रारंभिक में धार्मिक भक्त थे, बाद में विवाह किया और 3 पुत्र हुए। ठीक है, एक पुत्र उनका कश्मीर चला गया और एक पुत्र पूर्वजों के घर पर ही रहा। ठीक है, और तीसरे पुत्र मेरू, जिसने ब्रह्मपुर भरमौर की स्थापना करी, इसे नई राजधानी बनाया। ठीक है, तो आप इनिशियली कर सकते हो कि राजा मारू ने ही क्या करी थी, चंबा की स्थापना करी थी। लेकिन जो ब्रह्मपुर, जिसका आधुनिक नाम भरमौर है, इस शहर की या इस गांव की स्थापना मेरू वर्मन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो मेरू वर्मन ने
ब्रह्मापुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, क्लियर हो गया है। राजा मेरू ने, ठीक है, ब्रह्मापुर की स्थापना करी थी। आगे शासन करने वाला राजा जयस्तंभ हुआ, जलस्तंभ हुआ, महातंभ हुआ। ठीक है, इन्होंने भी रूल किया, लेकिन ये ज्यादा, ठीक है, राजा मेरू नहीं, इंपॉर्टेंट राजा मेरू का ही इंपॉर्टेंट नाम आता है ब्रह्मपुर को स्थापित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आदित्य वर्मन 620। ठीक है, नाम वंशावली में आदि बर्मन के रूप में मिलता है, यानी कि आदित्य वर्मन बर्मन उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। भरमौर शिलालेख में मेरू वर्मन के परदादा के रूप में, ठीक है, उल्लेख किया गया है। ठीक है जी, कि ये उल्लेख मिलता है कि आदित्य वर्मन, ठीक है, भरमौर शिलालेख में मिलता है कि मेरू वर्मन, ठीक है, आदित्य वर्मन का क्या हुआ, परदादा हुआ। ठीक है, ऐसा भी मान सकते हैं आप लोग। सॉरी, मेरू वर्मन के परदादा के रूप में उल्लेख मिलता है, यानी कि जो मेरू वर्मन है उनके दादा हुए आदित्य वर्मन। ठीक है, राजा मारू या मेरू की पहले ही हम बात कर चुके हैं। चंबा का पहला शासक जिसने बर्मन उपसर्ग का प्रयोग किया, यानी कि बर्मन टाइटल को अडॉप्ट किया था, आदित्य वर्मन था। उनके शासनकाल में चंबा हर्षवर्धन का सामंत हुआ करता था। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी देखने को मिलती है। अगला राजा मिलता है बालावर्मन। ठीक है, बालावर्मन के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ठीक है, नाम वंशावली में नहीं है, लेकिन भरमौर शिलालेखों में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, मेरू वर्मन का पितामह माना गया, यानी कि दादाजी माना जाता है मेरू वर्मन का। ठीक है, परदादा आदित्य वर्मन हुए मेरू वर्मन के। इनिशियली जो फाउंडर है वो मारू या मेरू, वो अलग है। ठीक है, उनके बर्मन उपाधि नहीं थी। ठीक है, आदित्य वर्मन के बाद ही बर्मन उपाधि शुरू हुई थी, और मेरू वर्मन बाद के राजा। ठीक है जी, दिवाकर वर्मन की बात करें तो वंशावली और छत्रारी शिलालेख से देव वर्मन का के नाम उल्लेख मिलता है इनका। ठीक है, और भला जो भरमौर में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, भरमौर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो पत्थरों पर लिखे गए लेख हैं, वहां से भी दिवाकर वर्मन का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि भरमौर शिलालेख से, ठीक है, प्राप्त किस राजा का नाम मिलता है, तो जो दिवाकर वर्मन थे उनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट मिलता है मेरू वर्मन। ठीक है, इंपॉर्टेंट शासक हुए। ठीक है, चंबा के महत्वपूर्ण शासकों में सबसे पहला नाम मेरू वर्मन का आता है। ठीक है, मेहरू वर्मन ने बड़े सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें शक्ति देवी मंदिर जो कि छत्राड़ी में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उनके शासन काल में रावी घाटी से लेकर वर्तमान चंबा चंबा नगर तक फैला हुआ था, यानी कि जो उनका रूल हुआ वो रावी घाटी से लेकर चंबा सिटी तक फैला हुआ था, जो आज की चंबा सिटी आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इन्होंने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। दत्तेश्वर पाल को इन्होंने युद्ध में पराजित किया था, तो एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है। ठीक है, मणिमहेश, लक्षणा देवी, गणेश व नरसिंह के मंदिर बनवाए थे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जरूर नोट करें। मंदिरों के बारे में कई बार पूछा जाता है कि मणिमहेश मंदिर का निर्माण किसने किया था। एक्चुअली इनके राजा में एक शिल्पीकार हुआ करता था, एक आर्किटेक्ट या मिस्त्री बोल सकते हैं। ठीक है, उसका नाम गुग्गा हुआ करता था। ठीक है, गुग्गा। ठीक है जी, इसी के द्वारा ही, इसी ने ही ये सारे इंपॉर्टेंट क्या करे थे, टेम्पल्स का निर्माण किया था, गुग्गा शिल्पी। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप इसको भी। ठीक है, भरमौर में सूरजमुखी मंदिर का निर्माण भी राजा बेरू वर्मन ने करवाया। ठीक है, और हर चंबा राजा पहले यही पूजा करता था, एक परंपरा थी। जितने भी राजा बनते थे तो सबसे पहले वो भरमौर के सूरजमुखी मंदिर में ही पूजा करते थे। ठीक है, नाम आ गया है गुग्गा, कुशल शिल्पकार था। उनके शासनकाल में सक्रिय रहा। इसी का ही इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्टर मान सकते हैं। ठीक है, मेरू वर्मन का। ठीक है जी, राज्य की सीमा बढ़ाने वाला पहला राजा, ठीक है जी, कौन था, मेरू वर्मन। महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था, मेरू वर्मन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप मेरू वर्मन से याद रखने। नेक्स्ट आता है अजिया या अजय वर्मन। 760 में इन्होंने रूल किया। ठीक है, आपको क्रम भी याद रखना होता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप डेट नहीं रख सकते याद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजा का शासनकाल थोड़ा सा आपको याद रखना होता है। उनके शासनकाल में गद्दी चरवाए लोग दिल्ली से भरमौर आकर बसे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जो गद्दी जनजाति है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब्स है, वो कब बसी थी, तो किसके कार्यकाल में चंबा में बसी थी, तो राजा अजय वर्मन के कार्यकाल में। ठीक है, उन्होंने संन्यास लिया और भरमौर के उलांसा गांव में रहने लगे। ठीक है,
यानी कि उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया और भरमौर के उलांसा गांव में उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी बर्मन। लक्ष्मी बर्मन मेरू बर्मन के बाद दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनके शासनकाल में सबसे पहले तो भयंकर महामारी फैली, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रीन मेजर एपिडेमिक ब्रोक आउट, ठीक है। जिस तरह से कोविड हमारे भारत में 2020-21 में फैला, उसी तरह चंबा में भी एक एपिडेमिक देखने को मिला उनके कार्यकाल में, ठीक है। बड़ी मात्रा में लोग मर गए, जनसंख्या नष्ट हो गई और राज्य लगभग वीरान हो गया। बहुत से लोग शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ। और इसी महामारी का फायदा उठाकर, ठीक है, जो तिब्बतियन रूलर थे, किरात इन्वेजन, ये किराना होकर किरात लिख सकते हैं, किरातों का आक्रमण चंबा पर हुआ, ठीक है। किरा या तिब्बती यारकंदी नाम के व्यक्ति, ठीक है, ने अवसर का लाभ उठाकर क्षेत्र पर कब्जा कर दिया और उन्होंने कांगड़ा घाटी के बैजनाथ, प्राचीन नाम जिसका नाम किरग्राम हुआ करता था, पर भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। बैजनाथ एक इंपॉर्टेंट शिव भूमि है जहां पर दशहरा नहीं मनाया जाता, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है कांगड़ा का एट प्रेजेंट, ठीक है। तो किरातों ने किरग्राम पर भी कब्जा कर दिया था उस समय, जब लक्ष्मी बर्मन का रूल चंबा पर देखने को मिलता, ठीक है जी। कुल्लू की स्वतंत्रता, कुछ पॉइंट देखने को मिलते हैं। कुल्लू चंबा के अधीन हुआ करता था पहले, ठीक है। और इसी लक्ष्मी बर्मन के शासनकाल में ही एपिडेमिक फैला हुआ था। बुशैर ने चंबा को हराया और कुल्लू को स्वतंत्र करवाया। उस समय कुल्लू के शासक जारेश्वर पाल हुआ करते थे, तो ये भी आप एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट से कर सकते हैं। हालांकि कुल्लू हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट नाम मुशान बर्मन देखने को मिलते हैं 820 में। नेक्स्ट रूलर लक्ष्मी बर्मन के पुत्र हुए मुशान बर्मन, ठीक है। जब किरातों ने आक्रमण किया चंबा के ऊपर, तो लक्ष्मी बर्मन की जो पत्नी थी, ठीक है, वो अपने मायके चली गई, मंडी की सुकेत की तरफ चली गई। लेकिन बीच में ही गर्भवती रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मुशान बर्मन पड़ा, ठीक है। मुशान बर्मन क्यों पड़ा, बहुत लंबी कहानी है। कहानी यह है कि जब पत्नी जा रही थी चंबा से, ठीक है, तो रास्ते में वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने एक गुफा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। और जब वो बच्चे को छोड़कर चली गई, जब वापिस आए बार में देखा कि बहुत सारे चूहे, ठीक है, उस बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उस राजा का नाम यानी कि उस व्यक्ति का नाम मुशान बर्मन रखा गया, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट बात इससे संबंधित। लक्ष्मी बर्मन की मृत्यु, ठीक है, पुत्र रहित हुई। रानी गर्भवती थी, ठीक है। रानी की सुरक्षा हेतु कांगड़ा ले जाया गया, ठीक है जी। और घरो देवल के पास ऊपरी रावी घाटी में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो वहां पर जन्म दिया। वजीर और पुरोहित ने पहले ही त्याग दिया, बाद में बालक को स्वीकार कर लिया गया था। बालक का नाम मुशान बर्मन, संस्कृत में चूहा, रखा गया था। और नाम क्यों रखा गया, ठीक है, उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मुशान का बचपन और पहचान, ठीक है। रानी ने मुशान 8 से 9 वर्ष तक ब्राह्मणों के पास रहकर पहचान छुपाई कि वो राजा की बेटी हैं, ठीक है, या राजा की पत्नी है और ये पुत्र राजा का पुत्र है। बाद में सुकेत के राजा से परिचय कराया गया, ठीक है। सुकेत जाकर उन्होंने उसका परिचय करवाया कि ये लक्ष्मी बर्मन का पुत्र है और मैं लक्ष्मी बर्मन की पत्नी हूँ। मुशान को वहां पर अच्छी शिक्षा मिली और वो बुद्धिमान और वीर बना सुकेत में ही रहकर, क्योंकि चंबा पर तो किरातों ने कब्जा कर दिया, ठीक है। और राजा की पुत्री से ही विवाह कर दिया, सुकेत के राजा की पुत्री से ही मुशान बर्मन का विवाह हो गया। और राजा ने मंडी में एक जगह पड़ती है पंगाना, ठीक है, पंगाना का जो परगना था, क्षेत्र था, वो दहेज में, ठीक है, मुशान बर्मन को दे दिया और मुशान बर्मन ने वहीं पर अपना शासन शुरू कर लिया, ठीक है। और बहुत सेना पाकर आक्रमणकारियों को हराकर ब्रह्मपुर लौटा, ठीक है। सुकेत से ही बाद में मुशान बर्मन ने जब थोड़ा बड़ा हो गया तो मुशान बर्मन ने सैनिक सहायता मांगी कि मुझे कुछ सैनिक दे दो। और उसके बाद उसने चंबा पर पुनः आक्रमण किया, किरातों को भगाया और फिर से ब्रह्मपुर पर यानी कि भरमौर पर कब्जा शुरू कर दिया, यानी कि रूल शुरू कर दिया। अपने राज्यों में चूहे को मारने पर उसने प्रतिबंध लगाया कि कोई भी चूहा नहीं मारेगा, उसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया था बाकायदा। और यह प्रथा चंबा के शाही परिवार में, ठीक है, प्रचलित रही काफी लंबे समय तक, ठीक है। और नेक्स्ट आता है चंबा के सबसे प्रसिद्ध राजा साहिल बर्मन। साहिल बर्मन का समय जरूर याद रखें। मुशान बर्मन के बाद 920 एडी में इंपॉर्टेंट शासक साहिल बर्मन,
ठीक है। इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए या राजधानी बदली उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। कुल्लू नारद पाल के साथ 12 वर्षों तक इन्होंने युद्ध किया। ठीक है। कुल्लू के शासक जो नारद पाल देखने को मिलते हैं उनके साथ लगभग 12 सालों तक इनका युद्ध हुआ था। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर सकते हैं। राजधानी ब्रह्मपुर से 930 में चंबा स्थानांतरित कर दी, मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है। नई राजधानी रावी और साल नदियों के संगम पर बसाई गई। ठीक है। इन्होंने चंबा एक नया शहर बसाया। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चंपावती था। चंपावती के नाम पर उन्होंने एक शहर बसाया रावी और साल नदी के संगम पर, जिसका नाम चंपा, आधुनिक रूप से वो चंबा हो गया। ठीक है। और 930 में उन्होंने वहां पर अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। नगर का नाम उसकी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा गया। ठीक है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। ब्लेसिंग और आशीर्वाद और परिवार की बात करते हैं। 84 योगीज विजिटिंग हिम प्रॉमिस्ड 10 सन्स, 84 योगी उनसे मिलने आए और 10 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। ठीक है। कहा जाता है साहिल वर्मन की इनिशियली कोई संतान नहीं थी। ठीक है। इसलिए उन्होंने साहिल वर्मन ने भरमौर में 84 साधुओं को बुलाया था। ठीक है। 84 साधुओं से तपस्या करवाई थी, यज्ञ करवाया था, जिसके बाद उनके 10 पुत्र हुए। ठीक है। जिसमें एक पुत्री चंपावती का नाम भी देखने को मिलता है। ठीक है। 11वीं। ठीक है। और बाद में उन्होंने उन साधुओं के नाम पर मंदिर बनाए थे। भरमौर में 84 टेम्पल्स बनाए थे। तो इसीलिए भरमौर को द लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स भी कहा जाता है, 84 मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। चंपावती मंदिर का निर्माण भी करवाया चंबा में, या उसको चमसैनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा का मुख्य मंदिर है, उसका निर्माण भी साहिल बर्मन ने करवाया। इसके साथ बड़े सारे मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर, कामेश्वर मंदिर, विष्णुपद मंदिर, ये 4 के 4 मंदिर आपको चंबा शहर में देखने को मिलेंगे। इन सभी मंदिरों का निर्माण साहिल बर्मन के द्वारा करवाया गया था। प्रॉपर तरीके से नोट करें। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है। तांबे के सिक्के चक्की ना होकर चकली लिख लेना, यहां पर मैं पहले ही बता चुका हूं। मूल्य 1/5 आना, यानी कि 20% एक चकली का भाग हुआ, यानी कि 4 चकली, ठीक है, किसके बराबर होती थी? 1 आना के बराबर होती थी। ठीक है। तांबे के सिक्के चकली किसने चलाए थे? साहिल बर्मन ने। बाद के राजाओं ने सिक्कों पर विष्णुपद अंकित करवाया था, यानी कि इनिशियली अपना नाम, लेकिन बाद में विष्णुपद का नाम देखने को मिलता है चकली सिक्कों पर भी। रिलीजियस एंड सोशल कस्टम इन्होंने क्या किए? नियम, चंबा में विवाह पर ब्राह्मणों के 8 सिक्के दिए जाए। एक रूल इन्होंने ये भी बनाया था कि जब विवाह करवाएगा राजा या कोई भी, तो 8 सिक्के ब्राह्मणों को दिए जाएंगे दान में, क्योंकि विवाह करवाने वाले तो ब्राह्मण ही होते हैं। ठीक है जी। चूहों को मारने पर इन्होंने भी प्रतिबंध लगाया। इस प्रथा को इन्होंने जारी रखा कि जो चूहे हैं, क्योंकि पहले ही राजा मुशान बर्मन ने इसको, ठीक है, बंद करवा दिया था। कई नहरों का इन्होंने निर्माण करवाया, जिसमें पानी, ठीक है, पानी की कमी करी, पानी की कमी को पूरा किया। ठीक है। रानी सुनैना देवी पानी के लिए बलिदान दिया, जिंदा दफन की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उनकी पत्नी थी। एक नदी है छोटी सी वहां पर, जिसका पानी या नहर के द्वारा चंबा शहर में लाया जाना था। ठीक है। सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन, ठीक है, कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने, एक ब्राह्मण ने उन्हें, ठीक है, एक नर बलिदान की, नर बलिदान के लिए कहा, और नर बलिदान देने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया, तो रानी सुनैना देवी, ठीक है, या सुई नैना देवी, ठीक है ना, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उस रानी को जिंदा दफन कर दिया गया था। ठीक है। और जहां पर उन्हें दफन करवा दिया गया, वहां पर भी एक मंदिर बनाया गया है। ठीक है। और उनकी स्मृति में एक मेला शुरू किया गया 15 चैत्र, यानी कि 1 बैसाख को मनाया, 15 चैत्र से 1 बैसाख के बीच में मनाया जाने वाला यह त्योहार है सुई मेला। ठीक है। यानी कि अप्रैल में सुई मेला सुई नैना देवी की याद में बनाया जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं, साहिल बर्मन ने इस मेले की शुरुआत करी थी अपनी पत्नी की याद में। आज भी इस मेले में केवल, ठीक है, केवल सभी, ठीक है, इसमें केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, सभी जाति की स्त्रियां पार्टिसिपेट करती हैं, बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, और सुकरात गाना गाया जाता है इसमें, या सुई गीत भी गाए जाते हैं।
ठीक है जी। वर्तमान सीढ़ियां, ठीक है जी, रानी शारदा, रणजीत सिंह की रानी 1794 से 1809 ने बनाई थी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रेजेंट जो सीढ़ियां बनाई गई हैं, ठीक है जी, इस क्षेत्र में, तो उसका निर्माण किया गया था, ठीक है, शारदा रानी के द्वारा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर मिंजर मेले की जिक्र है, तो मिंजर मेले की शुरुआत भी राजा साहिल बर्मन के कार्यकाल से ही मानी जाती है। ठीक है, राजा साहिल बर्मन के द्वारा ही हिमाचल प्रदेश का एक अंतर्राष्ट्रीय मेला मिंजर मेला, ठीक है, इसकी शुरुआत भी राजा साहिल बर्मन के द्वारा ही मानी जाती है। राज्य का विभाजन, ठीक है, साहिल बर्मन ने राज्यों को 5 मंडलों में डिवाइड किया। ठीक है, जो बाद में 5 तहसीलें बनी। कौन कौन सी थी? भरमौर, चंबा, भटियात और चुरा। इनिशियली डिवीजन करने वाला शासक साहिल बर्मन था। ठीक है, 5 मंडल में डिवाइड किया। 5वां मंडल पांगी मंडल आता है। ठीक है, पांगी मंडल आता है। उपाधियां और उपलब्धियां, इनको कुछ टाइटल्स भी दिए जाते हैं, टाइटल्स भी आपको याद रखने होते हैं। उपाधियां दी गई, ठीक है, शाहसिमा, ठीक है, या साहसिमा बोल सकते हैं इनको, शाहसिमा यानी कि पहलवान। तो यानी कि आप लिख सकते हैं साहस सिंह का नाम किसको दिया जाता है? साहिल बर्मन को। ठीक है, मातम सिमा, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं मातम सिंह, दहाड़ता हुआ शेर, ये टाइटल भी किसको दिया जाता है? साहिल बर्मन को। ठीक है, निशान कमल या निशान कमल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, साहस का प्रतीक। तो यहां पर हिंदी में ही यहाँ पे लिखे, ठीक है, साहसिमा, मातम सिमा, ठीक है, और निशान कमल, ये 3 इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको टाइटल्स दिए जाते हैं, साहस का प्रतीक माना जाता है। गोसाई सन्यासियों की मदद से डाकुओं को इन्होंने पराजित किया था, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है। और अन्य जानकारी, ठीक है, हरिमन गोज के अनुसार साहिल बर्मन राजा महिपाल गुजर प्रतिहार के अधीन गवर्नर भी रहे होंगे, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, साहिल बर्मन के बाद अगला राजा का नाम हमको युगांकर बर्मन, जो कि 940 एडी में राजा बने थे, ठीक है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। इतिहास के ग्रंथों में इनके बारे में बहुत कम विवरण मिलता है। इनकी रानी त्रिभुवन रेखा का नाम जरूर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने त्रिभुवन रेखा ने एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, वो मंदिर है भरमौर में नरसिंह मंदिर, ठीक है, रानी के द्वारा त्रिभुवन रेखा के द्वारा निर्मित किया गया। यहां से यही बस एक प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा के पास, ठीक है, ईश्वर गौरा गौरी शंकर मंदिर, ठीक है, तो चंबा के पास छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण भी युगांकर बर्मन के द्वारा करवाया गया था। ताम्रपात्र दान, राज्यकाल के 10 वर्ष में, ठीक है, इन्होंने कॉपर प्लेट ग्रांट करी थी। ठीक है जी, और भरमौर के नरसिंह मंदिरों की भूमि भी इन्होंने दान में दी थी। भरमौर में जो नरसिंह मंदिर है उसके लिए भूमि दान में दी थी। ठीक है, और उस इसमें उनके पिता, माता और रानी त्रिभुवन रेखा का उल्लेख भी मिलता है, चाहे वो मंदिर हो चाहे ताम्रपात्र हो। ठीक है, वहां पर ये उल्लेख देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चंबा का यह सबसे प्राचीन ताम्रपात्र अभिलेखों में से एक माना जाता है। कौन सा? जो जिसका संबंध किससे? युगांकर बर्मन से। ठीक है, राज्यकाल के 10 वर्ष में इसकी इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट आता है विदग्ध बर्मन। 960 में इन्होंने रूल किया था। हालांकि इतिहास में इनकी भी ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें हमको जाननी चाहिए। युगांकर बर्मन और भोगमती देवी का पुत्र हुआ ये। ठीक है, ताम्रपात्र शिलालेख में इन्हें मोशूण गोत्र का बताया गया है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। बसु शिलालेख 960 में 60 से प्राप्त होता है। इनके शासनकाल का उल्लेख स्थानीय राणा द्वारा खुदवाया गया था। ठीक है, यानी कि एक स्टोन इंक्रिप्शन मिला है। ठीक है जी, बसु शिलालेख का नाम, जो कि 960 की बातों के बारे में बताता है। राजा, ठीक है, विदग्ध बर्मन की चर्चा यहां पर करता है। नेक्स्ट आता है डोडक बर्मन। 980 में इन्होंने रूल किया। बसु शिलालेख में युगंकर और विदग्ध के बाद इनका नाम अंकित है, और उनके आदेश से ही शिलालेख जारी किए गए थे। यानी कि बसु जो आपका शिलालेख है वो इनके आदेश से ही जारी किया गया था। ठीक है, तो इनिशियल पार्ट हमारा कंप्लीट होता है चंबा का। ठीक है, सेकंड पार्ट की हिस्ट्री हम फिर से इसमें शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और वो लास्ट टॉपिक रहेगा चंबा का, और उसके बाद फिर हम डिस्ट्रिक्ट वाइनल में तीसरा यानी कि नेक्स्ट जो हमारी 6th या 7th हमारी
डिस्ट्रिक्ट रहने वाली हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर होगी। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पढ़िए। इससे पहले जो कंप्लीट हिमाचल प्रदेश हमने डिस्कस किया है उसको भी अच्छे से नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें, और साथ साथ में हमारे 10,000 प्लस एमसीक्यूज भी आप जरूर नोट करें। इनिशियली एमसीक्यूज हमारे काफ़ी आसान हम डाल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसका लेवल भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको HAS एग्जामिनेशन तक किसी प्रकार की कमी ना है। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दे सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।